ऐतिहासिक निर्णय, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, इस्तीफा हो गया। आखिर कैसे सरकार घुटनों पे आई? देश के युवाओं ने, नौजवानों ने खड़े होकर इस्तीफा लिया है। 5 दिन में मोदी जी 5 बार झुके, जो उनकी राजनीति के विपरीत था। एक व्यक्ति हिम्मत दिखा रहा है इस्तीफा मांगने की, लीडर ऑपोजिशन राहुल गांधी। इस बात का जवाब इस सरकार के पास नहीं है कि इन हिंदू छात्रों पर पैलेट गन किसने चलाई, किसने उनको डंडे मारे, उन किलो वाले है नहीं किसी के पास। अगर एक बार लाठी और मार देते ना, अभी तो इसके बाद मांग रहे धर्मेंद्र प्रधान का, तो सीधा मोदी जी का मांगते। जिस दिन राहुल गांधी और विपक्ष के नेता प्रधानमंत्री निवास के बाहर पहुंचे, वो भी इंटेलिजेंस फेलियर था। ग्राउंड पे बहुत सारे आपके कलीग्स जो हैं वो काम करते हैं, पीटे जाते हैं बुरी तरीके से। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह का पोलराइजेशन होगा मीडिया में। सरकार के एजेंडे में मीडिया को बर्बाद कर दिया। नमस्कार दोस्तों, हमारे साप्ताहिक शो देखी जाएगी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो माफ़ी चाहेंगे कि शनिवार को ये शो हम आपके लिए लाते हैं, लेकिन जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट चल रहा था स्टूडेंट्स का, उसके लाइव कवरेज के कारण टीम व्यस्त थी। मेरी रिपोर्ट्स भी आप देख रहे थे, इस कारण हमने आदेश जी से भी माफ़ी मांगी थी कि एक दिन बाद हम लोग इसे रिकॉर्ड करेंगे और पब्लिश करेंगे, और आप लोगों से भी माफ़ी मांग रहे हैं। सामने बैठ चुके हैं आदेश रावल जी, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। बहुत कुछ घटा जंतर मंतर पर और ऐतिहासिक एक डिसीज़न जो है वो आया है। उस डिसीज़न के पॉलिटिकल मायने क्या हैं? उसके बाद राहुल गांधी ने जिस तरीके से अमित शाह के इस्तीफे की मांग की है, उसके पीछे की पूरी कार्य योजना है क्या? किस तरीके से अब देश की राजनीति आगे चलने वाली है? संसद सत्र जो है वो भी शायद अब चलेगा तो क्या होगा? पहले हमने संसद सत्र के बारे में बातचीत की, तो बहुत सारी बातें करके देखते हैं। बात हो जाएगी तो देखी जाएगी कैसी आपको लगी, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको देखना है। शुरू करते हैं बातचीत। आदेश जी, ऐतिहासिक निर्णय, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, इस्तीफा हो गया। आखिर कैसे सरकार घुटनों पे आई? हुआ थोड़ी है, छात्रों ने लिया है। छीना है ये। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा नहीं दिया है और ना मोदी जी ने उनका इस्तीफा लिया है। ये हिंदुस्तान के छात्रों ने, युवाओं ने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लिया है। ये सरकार तो इस्तीफे देती नहीं कभी, ना यहाँ इस्तीफे होते थे। ये तो साफ साफ कहते थे, तो ऑन रिकॉर्ड कहते थे। ऑन रिकॉर्ड मीडिया के कैमरे पे राजनाथ सिंह ने कहा था कि एनडीए की सरकार है, इस्तीफे नहीं होते जी। तो ये तो लिया गया है। देखिए, इस इस्तीफे को मैं अगर एक लाइन में डिस्क्राइब करूं तो सरकार ने प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट किया और पता लगा कि इस्तीफा ना लेने में ज्यादा लॉस है। ठीक है, तो उन्होंने इस्तीफा ले लिया। सरकार बहुत कैलकुलेटिव हो गई थी। सरकार के सामने ना बहुत सारी चुनौतियां आ गई थी। ये जो चुनौती दिल्ली में थी तो थी, इसके अलावा जो मुंबई में, पटना में, इलाहाबाद में और देश के अलग अलग कोने में एस्केलेट हो रहा था। छात्र जमा हो रहे थे, शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे। और ये जेनजी जो है ना, ये तो अपने पेरेंट्स की नहीं सुनते। इनकी तो कहाँ सुनेंगे? इनकी अपनी एक सोच है, इनका अपना एक डिसीजन मेकिंग का तरीका है कि हमें क्या अच्छा लगता है, हमें क्या बुरा लगता है, ये उस हिसाब से तय करते हैं। तो सरकार ने अपना प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट किया और फिर इन्होंने मुझे किसने ये बताया कि जब कैबिनेट की बैठक हुई उसमें भी जो कभी पूछते नहीं है मोदी जी कि भाई क्या फैसला करना है, तो उसमें उन्होंने पूछा कि इस्तीफा लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। अच्छा, अपने कैबिनेट से इस बार मोदी जी पूछ रहे थे? पहली बार पूछ रहे थे। पहली बार बहुत सारी चीजें हुई। पहली बार क्या हुआ? रील बनाए मोदी जी ने फ्रंट कैम से। मैं आता हूँ। 5 दिन में मोदी जी 5 बार झुके। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। ये कैसे? मोदी जी की ना एक आदत है, वो कंट्रोवर्सीज पे कभी नहीं बोलते। मैं हमेशा उनको डिकोड करने की कोशिश करता हूँ। कभी वो अपना कुर्ता पहनने का स्टाइल चेंज कर लेते हैं, कभी वो कॉलर वाले कुर्ते पहनते हैं, कभी हाफ बाजू पहनते हैं, कभी बैन पे आ जाते हैं। ऐसी उनकी राजनीति को डिकोड करने की कोशिश करता हूँ। कई बार यही काम है हमारा। तो मैंने इस बार देखा कि प्रधानमंत्री जी कभी भी कंट्रोवर्सीज पे नहीं बोलते थे, लेकिन इन 5 दिनों में वो 5 बार झुके। सबसे पहला उन्होंने कहा कि मैं पेपर लीक के दोषियों को सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको हम लेके जाएंगे। ये उनका पहला संवाद था, सबसे पहला। सेकंड, दूसरे दिन जब राहुल गांधी
पार्लियामेंट से निकल के आरएमएल गए घायल छात्रों से मिलने। जी उसके बाद उन्होंने अपने सांसदों को मैसेज किया कि आप लोग खड़गे साहब के घर पे इकट्ठे होइए, उनका जन्मदिन है, हाँ ठीक है, आज वो सेलिब्रेट करना है। किसी को नहीं पता था क्या होने वाला है, ओनली राहुल न्यू। हालांकि हम डाइवर्ट हो रहे हैं शो से। जी। अभी हम पीएम के 5 उन जो 5 जगह पे हारे हैं इस पे मैं पीएम। बाद में आऊंगा, ये सवाल आप याद रखिएगा। तो वहाँ इकट्ठे हुए और उसके बाद फिर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे साहब, 84 साल के व्यक्ति खड़े होकर नारे लगा रहे थे, उनके सांसद अखिलेश यादव वहाँ पहुंच गए। तो वहाँ पे मोदी जी ने बातचीत करने के लिए पीएमओ के मंत्री जितेंद्र सिंह और होम सेक्रेटरी साहब को भेजा, जो तस्वीरों में दिख रहा था, राहुल गांधी के साथ खड़े होकर बात कर रहे थे कि आप मान जाइए, आप धरना मत कीजिए यहाँ पे। राहुल गांधी नहीं माने। राहुल गांधी ने कहा कि यही मांग जब हम कर रहे थे आपसे संसद के अंदर कि आप चर्चा कराइए, आपने नहीं कराई। अब मैं धरने बैठ गया हूं तो अब आप राजी हो गए हो, इस पे भी बाद में आऊंगा, नहीं तो ढेर हो जाएगा। ठीक है, तो 2 घटना हुई। तो ये भी हार ही थी ना मोदी की। हाँ, पहले दिन कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट, दूसरे दिन कहा कि जितेंद्र सिंह और होम सेक्रेटरी जो है बातचीत करने के लिए गए राहुल गांधी के साथ। तीसरे दिन रात को 12 बजे फ्रंट कैंप से इंस्टा पे रील बनाई प्राइम मिनिस्टर ने और कहा कि फ्रेंड्स, जी जो भाई और बहनों और मित्रों कहते थे उन्होंने फ्रेंड्स कहा। हालांकि वो फ्रेम बड़ा गंदा था, बहुत ज्यादा बनाया खराब। था। हाँ। उसमें बाद में आएंगे। चौथा, सेकंड डे फिर रात को उन्होंने रील बनाई, कहा कि फ्रेंड्स, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस तरीके से मुझे सुझाव भेजे। और 5वां, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। तो मोदी जी 5 दिन में 5 बार झुके हैं, जो उनकी राजनीति के विपरीत था, जो वो कभी नहीं करते थे। तो जो प्राइम मिनिस्टर ने इस बात का हिसाब जरूर लगाया होगा कि सरकार ऐसे नहीं चलती, सरकार के पास एक पूरा फीडबैक तंत्र होता है, इंटरनल सिक्योरिटी होती है, एजेंसीज होती हैं, आपको बता रही होती है कि कहाँ देश में क्या हो रहा है, और ये कितना एस्केलेट हो सकता है, एस्केलेट हो रहा है, कहाँ कहाँ जा रहा है। और सबसे ज्यादा चिंताजनक क्या था प्राइम मिनिस्टर के लिए, ये तो था ही, देश में एस्केलेट हो रहा था, शहरों में बढ़ रहा था, विदेशों में। हाँ, अलग अलग देशों से जो आई है, जो पीएम की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, पीएम की कॉन्स्टिट्यूएंसी। हाँ भाई, पीएम जब वहां जाते हैं और जो वहाँ मोदी की गूंज पिछले 12 साल से हम सुन रहे हैं, और आपके बार मोदी सरकार भी सुन जाके वहाँ किसी की झप्पी पा लेते हैं, वो तो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहाँ भी बढ़ रहा था ये, तो आपको इंटरनेशनल फेम मिल रहा था, राइट। ठीक है। तो वो चिंता का विषय था। तो इन्होंने अपने नफा नुकसान जोड़ा और कहा कि नुकसान ज्यादा है, इस्तीफा ले लो, इसको हम रोक सकते हैं। तो 5 बार प्राइम मिनिस्टर ने लोगों से संवाद करने की कोशिश की, अपने नेचर के विपरीत जाके, जो वो कभी नहीं करते। हाँ, तो 4 बार हारे और 5वीं बार हराते हुए छीन लिया युवाओं ने इस्तीफा। युवाओं ने इस्तीफा लिया है, ये मत कहो कि उन्होंने दिया है। हाँ। इस देश के युवाओं ने, नौजवानों ने खड़े होकर इस्तीफा लिया है। अच्छा, इसके ना पॉलिटिकल इम्पैक्ट पे हम लोग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बताइए, एक इनपुट मेरे पास ये आया, आपके पास अगर वो इनपुट हो तो, या फिर सही है या गलत है, आप वेरीफाई कर सके तो, कि नरेंद्र मोदी बहुत पहले से मन बना चुके थे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करवा देते हैं जब वे प्रोटेस्ट देख रहे थे, लेकिन कैबिनेट में एक मंत्री थे जो अपने आप को सरदार पटेल की तरह चित्रित करना चाहते हैं, वो अड़ गए थे कि नहीं, इस्तीफा तो नहीं होगा। मैं नहीं मानता, प्राइम मिनिस्टर के आगे कोई अड़ नहीं सकता। इस सरकार में अगर कोई एक व्यक्ति है जो देश चलाता है, जो सरकार चलाता है, जो पार्टी चलाता है, वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है। उनके फैसले के आगे, और वो भी सार्वजनिक रूप से कैबिनेट की बैठक में, नहीं, कैबिनेट की बैठक में नहीं, अंदर जब सहमति नहीं बन रही थी इस बात को लेकर, मैं ऐसा मानता हूँ कि जब हम ये कहते हैं कि नंबर 1 और नंबर 2 इस देश को चलाते हैं, मैं इस बात पे सहमत नहीं हूँ। इस देश में एकमात्र आदमी है, उसका नाम नरेंद्र मोदी है। वही देश चलाते हैं, वही सरकार चलाते हैं, वही पार्टी चलाते हैं, और सारे फैसले उन्हीं के होते हैं, और प्रॉफिट और लॉस और नफा नुकसान वही कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि पता क्या है, ये सरकार किसके नाम पे है? नरेंद्र मोदी के नाम पे। नरेंद्र मोदी बीजेपी से बड़े हैं, बीजेपी छोटी है उनके आगे। तो ये नुकसान किसका था? नरेंद्र मोदी का। फायदा किसका है? नरेंद्र मोदी का। तो जब सब कुछ ही मोदी जी के आसपास घूम रहा है, तो फिर उसमें किसी दूसरे व्यक्ति की राय इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, उसका फैसला वो खुद ही करते हैं। हाँ, सुझाव वो किस किस से लेते हैं वो एक अलग विषय है, मैं उस पर जाना नहीं चाहता, क्योंकि उसमें अमित शाह बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, वो सबको पता है, वो हैं, और वो आज से नहीं है, पुराने साथी दशकों से, पुराने साथी हैं, दशकों से हैं, सब जानते हैं।
या मैं उनको ये कहूँ कि वो उनके सबसे नजदीकी व्यक्ति हैं, उनके राजदार भी हैं, ठीक बात है, उनके ट्रबल शूटर भी हैं, राइट। ठीक है ना। तो ये बात मैं नहीं मान सकता कि कोई पीएम के आगे ये कह दे कि नहीं। परसों रात को आपने खबर प्लांट कर दी सूत्रों के हवाले से कि इस्तीफा नहीं होगा, ठीक है, जी, और कल आपने इस्तीफा ले लिया। तो आपकी आदत पता क्या है, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, आपके शो में कई बार बोल चुका हूँ कि आपने इस हिंदुस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया की क्रेडिबिलिटी को इतना नुकसान पहुंचाया है ना कि आज वो आपके किसी काम की नहीं बची है। ठीक बात है। अरे सूत्रों की इज्जत करो, उनको प्रोटेक्ट करो, तभी तो आपके काम के हैं वो। आपने परसों कहा सूत्रों को कि नहीं खबर इस्तीफा नहीं होगा, कल आपने इस्तीफा ले लिया, सूत्रों की फिर बेइज्जती होगी, आप उनको अपमानित कर दिया। और टीवी मीडिया जो लगातार जंतर मंतर पे अपमानित हो रहा था, वो और ज्यादा अपमानित हुआ। तो ये आपका फर्ज बनता है कि आप, क्योंकि आपको ना उसकी जरूरत है, ये टीवी की सरकार है, ठीक बात है। और आप उसी को सबसे ज्यादा हार्म करते हो। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, जो भी इनके रणनीतिकार है ना, अश्विनी वैष्णव हो या वो पीएमओ के लोग हों, जो भी है इसमें मीडिया जिस तरीके से चला रहे हैं, इनको पता ही नहीं है। अरे भाई, जब उनकी क्रेडिबिलिटी ही नहीं बचेगी, जब लोगों का टीवी से विश्वास उठ जाएगा, आपके क्या काम आएगा टीवी। मतलब करना ये तो सॉफ्ट एजेंडा निकालते ना, लेकिन आपने तो स्थिति ऐसी कर दी, वो जा ही नहीं पा रहे वहां पे। हमेशा से करते हैं इन्होंने अपने लोगों की क्रेडिबिलिटी को। आप देखो कल कैसे कैसे ट्वीट आ रहे थे, वीडियोस आ रही थी कि इस्तीफा लेना था तो पहले ले लेते, बाद में क्यों किया, ये लाठी मार देते एक बार और, अगर एक बार लाठी और मार देते ना, अभी तो इस्तीफा मांग रहे धर्मेंद्र प्रधान का, फिर सीधा मोदी जी का मांगते, प्रधान से प्रधानमंत्री तक पहुंच जाते। जो जितने भी ये सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल लोग हैं ना, जो मीडिया में है, इनके सलाहकार, जो जिन्होंने ये कहा कि एक बार लाठी और मार देते, अगर एक बार और मार दी होती, हाँ, इनको समझ नहीं आता फिर रास्ता कहाँ से आएगा, फिर 4 नहीं होते 22 ही होते, और 22 बड़ा परेशान कर देते हैं लोगों को। इनके जो स्ट्रैटेजिस्ट है ना, उनको समझ नहीं है, इन लोगों को पता ही नहीं है ना। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। सरकार इस बात को समझ रही थी, लेकिन जो दरिंदगी इन्होंने दिखाई है, पैलेट गन्स में, शॉक गन में, डंडे पे कील लगा के, हेलमेट पहन के, लाठियां मार के, बच्चों के सिर पे आंसू गैस, एक बच्चे को उठा के पटक दिया, उसका सर लग गया होता तो मर जाता वो। मैंने ऐसे लोग नहीं देखे भाई साहब। और किसने परमिशन दी इनको पैलेट गन चलाने की भाई। मैं कुछ उदाहरण देता हूँ। जब किसान आंदोलन चल रहा था, पैलेट गन चलाई वहां पे, क्या सेंटीमेंट था, खालिस्तान नहीं है मारो सालों को, है ना, सेंटीमेंट चला गया। मणिपुर में पैलेट गन चलाई, वहां की खबरें तो यहाँ आती ही नहीं, और ना किसी का इंटरेस्ट है कौन मर रहा है कौन नहीं मर रहा है। उससे पहले 2016 में जब कश्मीर में जो छात्र पत्थर फेंक रहे थे, जब उनके ऊपर पैलेट गन चलाई, क्या कहा आपने, साले मुसलमान है मारो सालों को, कहा ना। ये कौन थे, ये तो हिंदू थे, ये छात्र कौन है। तो इन हिंदू छात्रों पे पैलेट गन चलाने की अनुमति किसने दी। जिन्होंने चलाई वो तो कसूरवार है ही हैं। जिन्होंने ऑर्डर दिया वो कौन थे, उनको तो इशारा मिला है। इशारा किसका है, महत्वपूर्ण ये है। तो हिंदुओं की सरकार में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे पावरफुल नेता बैठे हो, उनकी अनुमति के बिना क्या कोई पैलेट गन चला रहा था भाई। कौन ऑर्डर दे रहा था, कैसे हो गया ये। पूछे मोहन भागवत जी, जो डिस्कशन की बात कर रहे थे, डिक्टेशन की बात नहीं कर रहे थे। इससे बड़ा क्या कहूंगा इसको, ब्लंडर बहुत छोटा वर्ड है। हिंदुओं की सरकार में हिंदू छात्रों पर, इस देश के युवाओं पर पैलेट गन किसने चलाई। जिसने चलाई उसके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए, जिसने अनुमति उसके खिलाफ भी होनी चाहिए, जिसका ऑर्डर आया। ठीक बात है। और फिर क्या कहते हैं, हमने नहीं चलाई। अरे जिनको लगी है वो कहां से लगी, वो डिजाइन बनवा के थोड़ी आए हैं इंजरी का। बच्चों को सिर में लाठियां मार रहे हो जी। एक लड़की के पे डंडा डालने की कोशिश कर रहा है एक पुलिस वाला सच्चो है, एक एसीपी टाइप का वो लांबा, क्या नाम है उसका, जो भी था, वो थप्पड़ मार रहा है एक लड़की को। ये सब जब ये कैमरे पे कर रहे हैं, तो जब कैमरा ना हो तो क्या करेंगे भाई, ये तो जान से मार देंगे लोगों को। मतलब ये तो बिहेव ऐसा कर रहे थे जैसे देश के दुश्मनों के साथ ये डील कर रहे हो। और वो बिना वर्दी के गुंडे जो रुमाल बांध के और लाठी लेके खड़े थे, जो आ रहा है उसको पेल रहे हैं। मतलब किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं है।
इस बात का जवाब इस सरकार के पास नहीं है कि इन हिंदू छात्रों पर पैलेट गन किसने चलाई, अनुमति किसने दी, किसने उनको डंडे मारे वकीलों वाले, है नहीं किसी के पास। देना तो पड़ेगा लेकिन और किसी की हिम्मत नहीं है अमित शाह से सवाल पूछ ले। आप कह रहे हैं किसी की हिम्मत नहीं है सवाल पूछने की, एक व्यक्ति हिम्मत दिखा रहा है इस्तीफा मांगने की, लीडर ऑपोजिशन राहुल गांधी। किसकी अनुमति से होगा? सीआरपीएफ, दिल्ली पुलिस, दोनों गृह मंत्रालय के अधीन, गृह मंत्री अमित शाह और राहुल गांधी ने उन पर निशाना साध दिया है। हाँ, कल जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ तो उन्होंने ये कहा कि जवाबदेही तय होनी चाहिए उन लोगों की। तो हमारी पहली मांग थी कि इस्तीफा हो शिक्षा मंत्री का। हमारी दूसरी मांग ये है कि जिन्होंने ऑर्डर दिया है, बेसिकली पुलिस है या सेंट्रल फोर्सेस हैं, एजेंसीज हैं, वो सब तो हमेशा के अंडर आती है ना, राइट। और मैं तो ना इसके एक कदम आगे जाके बोलता हूँ, जिस दिन राहुल गांधी और विपक्ष के नेता प्रधानमंत्री निवास के बाहर पहुंचे वो भी इंटेलिजेंस फेलियर था। सरकार सीधा सरकार का नहीं, होम मिनिस्ट्री का, सरकार का पार्ट होम मिनिस्ट्री, कि आपको ये समझ नहीं आया कि खड़गे साहब के घर से निकल के विपक्ष के नेता पीएम हाउस के बाहर आके बैठ गए और आपकी इंटेलिजेंस को पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। हाँ। क्यों आए थे होम सेक्रेटरी वहां पे? इसीलिए मनाने के लिए, जो गलती होगी उसको प्रायश्चित करने के लिए। अच्छा, एक इस्तीफा जो है अब हो चुका है या लिया जा चुका है, छीना जा चुका है प्रोटेस्ट के बाद, कई और इस्तीफों की बात चल रही है। राहुल गांधी ने जो ये बात छेड़ी है अमित शाह वाली, क्या आपको लगता है कि बात फिर ऐसे ही रह जाएगी या एक मुहिम के तौर पे आगे बढ़ पाएगी? नहीं, मुझे लगता है कि उनकी पार्लियामेंट की स्ट्रैटेजी, ये मैंने कल लिखा भी था कि अब नेक्स्ट क्या करेंगे ये लोग, वो तो हो गया। अब जो इनकी राहुल गांधी ने बार बार एक बात कही कि ये मेरी मांग नहीं, ये स्टूडेंट्स की मांग है जी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। और जिन लोगों ने लाठियां चलाई हैं, खून बहाया है, जिन लोगों ने पैलेट गन चलाई हैं, जो भी वायलेंस किया है छात्रों के ऊपर, जिसने ऑर्डर दिए है उसके खिलाफ भी, जिसने एग्जीक्यूट किया है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी मांग ये है। और तीसरी मांग ये है कि पीएम माफी मांगे। ठीक है जी। तो जो सबसे पहली मांग थी उसकी भी किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये सरकार इस्तीफा ले लेगी। ठीक है, क्योंकि सरकार हमेशा बच के निकल लेती है पतली गली से, और उसकी आदत है। और लेकिन प्रेशर इतना ज़्यादा हो गया कि नफ़ा नुकसान भापना पड़ा, और नुकसान को देखते हुए इस्तीफा हो गया। अब दूसरी बात है कि भाई किसने ऑर्डर दिए, ये वो तो साफ साफ है भैया, तो गृह मंत्री बताएं कि नहीं, मेरे मुंह से भी ना पूछे, फलाने अफसर ने एग्जीक्यूट कर दिया और इनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। मैं कमजोर हो गया हूँ भाई, मुझे नहीं बताया गया, और सिचुएशन ऐसी थी जमीन के ऊपर, सड़क के ऊपर, कि हमें ऐसा कुछ करना पड़ा। लेकिन जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि हिंदुस्तान के युवाओं को आप पैलेट गन से मार रहे हो, आप लाठी पे कील लगी आप उससे मार रहे हो, हेलमेट पहन के छोटी छोटी बच्चियों के सर में लाठी मार रहे हो, 6-6 फीट के लठ लेके। जस्टिफाई कैसे करोगे? क्या बताओगे कि कौन थे ये? कभी कह रहे हैं चाइना के हैं, कभी कह रहे हैं अमेरिका से फंडिंग आ रही है। अगर चाइना से फंडिंग आ रही है, अमेरिका से फंडिंग आ रही है और विदेशी ताकतों का हाथ है, ये तो आपकी और बड़ी विफलता है। इंटेलिजेंस फेलियर एक और। अगर आपको यही नहीं पता कि इस देश के छात्रों को के आंदोलन को अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, या सीआईए कर रही है, या चाइना कर रही है, या पाकिस्तान कर रहा है, तो आप तो रहने लायक ही नहीं। उसका मतलब आपको तो कुछ पता ही नहीं है ना, फिर आपको तो हक ही नहीं बनता कुर्सी बैठने का। कैसे कह दोगे आप ये बात? ये तो आपकी इससे बड़ी विफलता तो हो ही नहीं सकती कि सरकार को ये नहीं पता है कि उनके स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट को अमेरिका या चाइना फाइनेंस कर रहा है, ये फंडिंग वहां से आ रही है। इनका हर नैरेटिव फेल हो रहा है। हमेशा ये लोगों को खालिस्तानी कर देते हैं, कभी पाकिस्तानी कर देते हैं, और हमेशा फंसते हैं। इस बार डिवाइड नहीं कर पाए। कैसे करते? क्या बताते? छात्र हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, क्या बता पाते? कोशिश तो की थी, और कोशिश करने वालों में हमारे फ्रेटर्निटी के लोग भी काफी थे शामिल। वो कल से वही दुखी हैं और जस्टिफाई कर रहे हैं कि इस्तीफा क्यों हुआ है। अरे सरकार है, ये देश का प्रधानमंत्री है, तुमसे पूछ के फैसले नहीं करेगा। उनको पता है कि देश कैसे चलता है, चलाना कैसे है, उनको सत्ता में कैसे बने रहना है, उनको वो देखना है। तुम्हारा प्राइम टाइम शो देखना है। तुम्हारी इज्जत नहीं करते वो, और तुमको तो कूड़ा बना दिया है, क्रेडिबिलिटी जीरो कर दी। उनको जो फैसले करने अपने हिसाब से करते हैं वो।
पहले आप लोगों से कहलवाया ये किसानी खालिस्तानी है, बाद में उनसे माफी मांगी कि मुझसे गलती होगी और मैं तीनों कानून वापस लेता हूँ। कहा ना सार्वजनिक रूप से उठा के बाहर। जी। फिर तुम्हारी क्या इज्जत है? तुम्हें तो यूज करते हैं और तुम्हें पता है किसको यूज करते हैं, फेंक देते हैं। मैं नाम लेना नहीं चाहता, वही तुम्हारी औकात है। बस तो अपनी औकात तो आपको बढ़ानी होगी। बहरहाल ग्राउंड पे आप आदेश जी बहुत सालों तक रहे, अब ग्राउंड की रिपोर्टिंग तो थोड़ी कम करते हैं आप, बल्कि इनपुट्स ग्राउंड से आपके पास होते हैं। बहुत सारे लोग आपको याद कर रहे थे कि आदेश सर ग्राउंड हैं, हाँ, कि आदेश सर ग्राउंड पे कब आएंगे। मैंने कहा भाई आदेश सर के इनपुट्स ग्राउंड तक मैं ले आऊँगा आदेश सर आ जाएंगे। लेकिन ग्राउंड पे बहुत सारे आपके कलीग्स जो हैं वो काम करते हैं, टीवी रिपोर्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ, और पीटे जाते हैं बुरी तरीके से। वो दृश्य जब आप देख रहे थे, देखा तो आपने होगा ही, तो क्या चल रहा था दिमाग के अंदर? मेरे दिमाग में यह है, एक लड़का है टाइम्स नाउ का, देव कोटक नाम था उसका, कोटक समथिंग लाइक, उसके साथ बड़ा अच्छा नहीं लगा मुझे तस्वीर देख के उस लड़के की। यंग लड़का है वो, और जिस तरीके से उसको मारा, उसकी कमीज फाड़ी। देखो पता क्या है, ये बेचारे यंग रिपोर्टर्स जो जमीन पे आके काम करते हैं, ये थोड़ी गुनहगार हैं किसी के। जो स्टूडियो में बैठ के हिंदू मुसलमान करते हैं, या जातियों में बांटते हैं, या जहर फैलाते हैं समाज में, देश में, दुनिया में, गुनहगार तो वो हैं। उनके कर्मों की सजा जो यंग हमारे साथी हैं फ्रेटर्निटी के, उनको मिल रही है। मैं इसको ऐसे देख रहा था, और मेरे मन में भी आया कि इस पे कुछ लिखूं, लेकिन अब हमारे लिखने से क्या होगा? हमको नेता तो है नहीं कि लोग हमें फॉलो करेंगे या हमारी बात सुनेंगे। भैया तो मोदी जी लिखें, या नेता प्रतिपक्ष लिखें, या विजीत दीप के लिखते, या सोनम वांगचुक लिखते, ठीक है ना? तो ये बहुत दुखद है। और जो यंग बच्चे हैं जो जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, इस फील्ड में आना चाहते हैं, ये बेसिकली उनके लिए बहुत अच्छा मैसेज नहीं है कि भाई कहीं प्रोटेस्ट हो रहा है और उस देश के युवा छात्र जो हैं वो यंग रिपोर्टर्स को मार रहे हैं, जबकि उनका कोई दोष नहीं है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि भीड़ में बहुत सारे लोग होते हैं जो, जिनको मैं कहता हूँ कि लुम्पन एलिमेंट्स भी होते हैं उसमें जी। हर कोई ऐसा नहीं करता, पढ़े लिखे जो छात्र हैं उन्होंने ऐसा नहीं किया होगा। तो कई लोगों की कोशिश ये होती है कि वो कैसे माहौल ख़राब करें। जो इतना स्मूथ प्रोटेस्ट चल रहा है उसको कैसे आप उसको कैसे ब्रश करें कि देखो ये ख़राब है, ये लोग ठीक नहीं है। उससे क्या होता है, जब इनकी आदत है ये, जैसे जब किसान बैठे हुए थे तो कहते देखो रोड जाम कर दिया, हमें दिक्कत हो रही है, हमें ये हो रहा है। एक वर्ग वैसा भी तैयार करते थे ये लोग, सड़क जाम कर दी है और हमें ऑफिस जाना है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो इस बार ये वो नहीं कर पाए। मेरा ये कहना है, जितने भी हालांकि मैं कोई, मेरी अपील कोई सुनेगा नहीं, वो अलग नहीं क्यों नहीं सुनेगा, कमाल। नहीं, हम लोग पब्लिक लाइफ में नहीं है कि जो यंग रिपोर्टर्स आ रहे हैं इनका कोई दोष नहीं है, इनको कुछ मत कहिए आप। ये बेचारे अपना काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं। हम भी जब यंग रिपोर्टर थे तब अन्ना आंदोलन हुआ था, हमने भी ऐसे कवर किया था, लेकिन तब तक मीडिया में इतना ज्यादा ध्रुवीकरण नहीं था जितना आज हो रखा है। अच्छा, मैं ये एक बात बताइए, क्या इसमें आपको चैनलों की तरफ से कोई षड्यंत्र दिखता है क्या? क्योंकि चैनल अपने अपने स्टूडियो में स्टार एंकर और एंकराज के जरिए नफरत का माहौल क्रिएट करती है। मतलब चैनलों की जो क्रेडिबिलिटी खत्म हुई है, चैनलों के प्रति एक आम शहरी का जो भाव टूटा है, दूर हुआ है कि ये लोग ख़राब लोग हैं, देश के खिलाफ हैं, गोदी मीडिया हैं, वो एंकर और एंकराज के कारण हुआ है। और आप ग्राउंड पे भेज रहे हैं इतने बड़े प्रोटेस्ट को कवर करने के, बिल्कुल नए लड़के लड़कियों को, क्यों जानते हैं? हाँ, क्योंकि वो जानते हैं। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ, वो वहाँ नहीं जा सकते। जो इनके स्टार एंकर्स हैं, जो स्टार जर्नलिस्ट हैं, जो हमारे भी सीनियर हैं, वो वहाँ नहीं जा सकते। इस बात का पता है उनको, और किसी ने कोशिश भी नहीं की। एक एंकर गई थी कश्मीर 370 हटने के बाद जी, उसको वहाँ से निकालना पड़ा था एजेंसीज को, क्योंकि जब आप इतने ज़्यादा नफरत फैलाओगे, देखो पता क्या है, अगर आप जर्नलिस्ट हो, अगर आप एंकर हो, आपका काम क्या है? आपका काम है खबर बताना कि आज मानसून इस देश में आ गया, इतने दिन बारिश होगी, इतने दिन नहीं होगी, इतने लोग मरे, इतने घायल हुए, ये घटना घटी, इस पार्टी ने ये कहा, प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान है, नेता प्रतिपक्ष का ये, अखिलेश यादव का ये खबर तो यही होती है ना, राइट। लेकिन आज जब आप अपने विचार थोपने लगोगे खबर के ऊपर, अपना ओपिनियन डालने लगोगे, समाज को बांटने लगोगे, तो क्या होगा? तो फिर आप बड़े तबके को अपने खिलाफ कर लोगे। मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था कि
इस तरह का पोलराइजेशन होगा मीडिया में, इतनी ज्यादा नफरत होगी किसी एक व्यक्ति को लेके दूसरे धर्म के लोगों में या जाति के लोगों जी। में या एक सेक्शन में, युवाओं में या छात्रों में। मैंने कभी नहीं सोचा था, और मैंने कभी ये भी नहीं सोचा था कि मैं कभी किसी दिन ये हिंदू मुसलमान की बात नाम लेके करूंगा। ये होता नहीं था। सब कुछ हो रहा है। हाँ, मतलब जब पहले खबरें चलती थी तो ऐसा नहीं कहते थे कि हिंदू मुसलमान का झगड़ा हो गया है या किसी जाति में झगड़ा हो गया है, कहते थे कि दो वर्गों में झगड़ा हो गया है। हाँ। मतलब बचते थे हिंदू मुसलमान बोलते हुए। ठीक बात है। आज करना पड़ रहा है क्योंकि आपको उनकी पिच पे खेलना पड़ेगा, नहीं तो आप उसको काउंटर नहीं कर सकते। और मुझे सालों लगे ये बोलने में, अपने मुंह से कहने में कि ये हिंदू और मुसलमान की बात हो रही है। मुझसे बोला नहीं जाता था। हाँ, क्योंकि वो उस स्कूल से आ रहे हैं ना। हाँ, मेरा वो स्कूल था। मुझे शर्म आती थी ये बोलते हुए कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन हालात ऐसे पैदा हो गए, क्या करें, मजबूर हैं हम। आपने कहा कि आप अन्ना आंदोलन के वक्त में युवा रिपोर्टर थे। हाँ। तो युवा रिपोर्टर थे, इन्होंने बोला, तो अब हम बुजुर्ग बोले तो ये नाराज नहीं होंगे। नहीं, बुजुर्ग वो सब ठीक है, वो तुम कुछ भी बोल सकते हो। जैसे आज जो लड़के ग्राउंड पे रिपोर्ट करने आ रहे हैं, हाँ, समझ गया। तब मैं न्यूज़ 24 में था। जी जी जी। और तब हम भी ऐसे ही बड़ा क्लोजली वॉच करते थे। तब इतनी नफरत नहीं थी। लोग आते थे, हमसे बात करते थे, हम उनकी बात समझते थे। रात को रामदेव जी बैठे हुए थे, उन पे पुलिस ने क्रैकडाउन कर दिया। और मैं शिवाजी स्टेडियम के बाहर जो रात को खाना मिलता है, वो कड़ी चावल वहाँ खाने के लिए थे। वहाँ से हम भाग के वहाँ पहुँचे, रामदेव को उठा के जिप्सी में ला के लेके गए सफदरजंग एयरपोर्ट। तो वो सब मैंने बहुत पास से देखा। 4-4 मंत्री गए रामदेव से बात करने के लिए एयरपोर्ट पे, ठीक है। और वो पॉलिटिकली तो मैं इतना ज़्यादा कनेक्टेड नहीं था उस वक्त में, क्योंकि बिल्कुल यंग रिपोर्टर थे, आए थे फील्ड में, आए हुए 4-5 साल ही हुए थे। और मीडिया में कम से कम आपको 10-12 साल में समझ में आता है कि मीडिया है क्या। हाँ, इतना आसान खेल नहीं है जितना लोगों को लगता है। तो बहुत कुछ नज़दीक से देखा। क्या उस समय भी चैनल्स के अंदर जो स्टार एंकर्स एंकराज रहे होंगे, उनका मन नहीं होता था ग्राउंड पे जाने का? उस वक्त क्या माहौल रहता था? तो ये अब सारे बड़े रिपोर्टर, सारे बड़े एंकर फील्ड पे आते थे और कोई कुछ नहीं कहता था। कोई कुछ नहीं कहता था, ये महत्वपूर्ण है। कोई किसी ने कुछ नहीं कहा। आज तो मारपीट हो रही है। यहाँ तो कोई आपको ये भी नहीं कहता था कि आपने वो बोल दिया था या कह दिया था, क्योंकि ऐसी रिपोर्टिंग होती ही नहीं थी। हाँ, लोग सेल्फी जरूर मांगते थे उनसे, बड़े लोगों से। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, हम तो आज तक भी वैसे नहीं हुए। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो बड़े लोग थे। सेल्फी मांगते थे, उनसे बात करना चाहते थे, उनकी इज्जत करते थे। मीडिया की इज्जत थी, आपकी क्रेडिबिलिटी थी कि आपने एक खबर दिखाई है। और मीडिया की क्रेडिबिलिटी तो थी जिसने यूपीए को मारा, जो मोदी को लेके आई, जो केजरीवाल को लेके आई। अगर आज की मीडिया उस दौर में होती तो कोई नहीं मानता, लोग एजेंडा समझते। उस दौर में मीडिया की क्रेडिबिलिटी थी जिसने एक टीवी कैंपेन चलाया जिसको इंडिया अगेंस्ट करप्शन का बैनर था। अन्ना जी बैठे हुए थे, अरविंद केजरीवाल चेहरा थे, उधर निर्भया का कांड हो गया था, जो रेप केस हुआ था। उसके बाद जब युवा राष्ट्रपति भवन तक आ गए थे, हम भी वहीं खड़े थे विजय चौक पे। इंडिया गेट पर रात को आ रहे थे, सोनिया गांधी बुला के बात कर रही थी, बातचीत तो हो रही थी, डायलॉग था, संवाद था। या संवाद कर रात को 12 बजे फ्रेंड्स, ये संवाद नहीं होता। तो उस दौर की मीडिया की क्रेडिबिलिटी के कारण ही मोदी जी आए और कांग्रेस पार्टी साफ हुई। तो उस दौर में मीडिया जो बोलता था चीख चीख के, लोगों को, हाँ, लोग उसे सच मानते थे। और आज मीडिया जो चीख चीख के बोलता है, लोगों को पता होता है झूठ बोल रहा है। में जो मीडिया ने बोला किसने माना गया? आपने कहा कि ये फंडिंग अमेरिका की है, चीन की है, पाकिस्तान की, किसी ने माना? नहीं माना ना। ये बच्चा संस्कारी नहीं है, किसी ने माना? नहीं माना। तो लोगों को पता पड़ चुका है मीडिया जो बोलेगा चीख चीख के, टीवी वाला, वो झूठ ही बोल रहा है। सरकार के इशारों पे, नहीं, सरकार के एजेंडे में मीडिया को बर्बाद कर दिया। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, जब तक मेरी क्रेडिबिलिटी है मैं आपके काम का हूँ। जो मैं बोलूँगा मेरी बात दूर तक जाएगी। जिस दिन मैं किसी पार्टी का कार्यकर्ता बन जाऊँगा, उस दिन मेरी बात पे कोई विश्वास नहीं करेगा। कहेंगे कि तू उनका कार्यकर्ता है, तू उनका दलाल है, जो आजकल की भाषा चल रही है।
तो वो काम करो। मेरा सभी मेरे वरिष्ठ जितने दोस्त हैं मीडिया में, दोस्त नहीं कहूँगा, जो वरिष्ठ लोग हैं मीडिया में, एंकर हैं, संपादक हैं, अपनी क्रेडिबिलिटी बचा के रखो। अगर लंबा चलना है तभी वैल्यू बचेगी। तभी वैल्यू बचेगी, नहीं तो ये सरकारें आएंगी जाएंगी, आपका यूज करेंगी और आपको फेंक देंगी। मेरा सिंपल गेम है। एक तो एक जिसको अगर ये बात समझ नहीं आ रही है ना, वो मूर्ख है। और जिसको ये बात समझ में नहीं आ रही है उसे कहना पड़ता है वीडियो बना बना के कि 22 सालों से मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ, कर रही हूँ, मैं पत्रकार हूँ। तो 22 सालों से पत्रकारिता करने के बाद ये कहने की नौबत कम से कम नहीं आनी चाहिए। बैक टू द इस्तीफा। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जो है ना वो बोलेगा नहीं। लोग बोलेंगे। ठीक बात है। बैक टू द रिजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान सर। एक उदाहरण मैंने कई वीडियोस में दी, बातचीत में मैंने रखी, वो उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूँ उस हिसाब से पॉलिटिकल इम्पैक्ट के लिए। जैसे गली मोहल्लों में गुंडा होता है, उसकी छवि होती है ये बहुत बड़ा बदमाश है, इसके सामने आप कुछ नहीं बोल सकते हो, इसके सामने चलोगे भी तो नज़र झुका के चलो, वरना कुछ भी कर सकता है। बड़ी दहशत होती है उसकी, सम्मान जैसा भी कुछ दिख जाता है कि भैया प्रणाम वाला। लेकिन फिर एक अनजाना सा लड़का आता है, उससे वो उल्टा बोल जाता है। उस लड़के को नहीं पता कॉन्सिक्वेंसेस का कि ये क्या कर सकता है गुंडा, वो मार देता है थप्पड़, और उस गुंडे की पूरी छवि धूसरित हो जाती है, टूट जाती है, खत्म हो जाती है उसी दिन। मैं आपका सवाल समझ गया हूँ। फिर भी आप पूरा कर लो। यही है। फिर भी आप पूरा कर लो। क्या ऐसा कुछ इम्पैक्ट आपको लगता है? हवाओं में जो एक डर था इस सरकार का, हाँ। वो डर नहीं बचा है। इन 5 दिनों में इस देश के इन युवा छात्रों ने जो मीम्स, जो नारे, जो गाली गलौज और जो हाल किया है सरकार का, मुझे नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा नकारात्मक चीज़ें हिंदुस्तान के किसी और नेता के बारे में बोली गई हों इन पिछले सालों में। कम से कम जब से मैं जर्नलिज्म में हूँ मैंने नहीं देखा। अन्ना आंदोलन में भी कोई डॉक्टर मनमोहन सिंह को गाली नहीं देता था, उनकी नीतियों की आलोचना होती थी। लेकिन इस दौर ने, इन 5 दिनों में जिस तरीके से सरकार, पता कहाँ हारी है? सरकार हारी है इंस्टाग्राम पे। इस्तीफा हुआ है इंस्टाग्राम पे। सरकार को मजबूर किया है इंस्टाग्राम ने, उन रील्स ने, उन फीड्स ने, जिस पे इन्होंने गदर काट दिया। सरकार ट्विटर पे नहीं आ रही। इस सरकार की सबसे बड़ी पावर क्या थी? सोशल मीडिया। उसी से आई थी ये जी। और उसी पे ये ब्रश करते हैं लोगों को, ये पाकिस्तानी है, ये चाइना है, ये अमेरिका है, ये पप्पू है? लेकिन आज इन 5 दिनों में जो बीजेपी का आईटी सेल है वो कहाँ है? दिख रहा है कहीं? तो पहला इस्तीफा उनका हो चुका था, निचोड़ दिया है अमित मालवीय उसकी टीम को। सरकार सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम पे आ रही है, वहां झुकी है, युवाओं ने झुकाया है और वहीं इस्तीफा लिया। आपके पास युवाओं के इस भाषा का, इस व्याकरण का जवाब ही नहीं था, तोड़ ही नहीं था। क्योंकि वो जेन जी ट्विटर यूज नहीं करते, उनको मतलब ही नहीं ट्विटर टाटर से। इंस्टा पे बनानी है रील्स। तभी तो पीएम ने बोला कि इंस्टा पे जाओ, सारे मंत्रियों को संवाद करो। देखिए पीएम की बात को सीरियसली लेते नहीं, वरना पीएम ने तो बिहार में चुनावी मंच से भी बोला था रील बनाया करो, तो पीएम तो भांप रहे थे। पीएम की बात सुनी नहीं मंत्रियों ने, इसलिए इस्तीफा हुआ। अच्छा अदर जी, क्या है मंत्रियों के पास? मंत्री क्यों कर रहे हैं ऐसा? मंत्री, उनके पास डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है। उनके सेक्रेटरीज जो हैं, जो सेक्रेटरी डिपार्टमेंट है, वो डायरेक्टली पीएम को रिपोर्ट करते हैं। नीतिगत फैसले सारे आप लेते हो, आगे की फ्यूचर प्लानिंग आप करते हो। विदेश मंत्री देश में होता है, विदेश के दौरे पे होते हो, ठीक है। एथनॉल का फैसला आप करोगे, शिक्षा का फैसला आप करोगे। हर फैसला जब आप कर रहे हो तो मंत्री की रील कौन देखेगा? और मंत्री करेगा क्या? वो तो उसके पास तो ना एक पद है, गाड़ी घोड़ा है। अगर मंत्रालय के पास जहाज है तो वो है, सरकारी कोठी है, उसके पास एक रुतबा है, वो उसी में जी रहा है। गाली पड़ती है गडकरी को एथनॉल पे, पड़ती हैं। क्या गडकरी ने अकेले फैसला कर दिया? कैबिनेट में फैसला हुआ होगा, बिल्कुल प्रधानमंत्री वहां बैठे होंगे ना। उसको गाली क्यों दे रहे हो भाई? सरकार का दोष है। लेकिन मेजर हीरो तो वही है ना। बात नहीं समझी। वो एक मंत्री ही अपने विभाग के। क्या नीतिगत फैसला गडकरी साहब ने खुद से ले लिया? नहीं।
या कैबिनेट में फैसला हुआ, प्रधानमंत्री बैठे हुए थे, उनकी भी उसमें हाथ थी? बताओ, सरकार का चेहरा कौन है? मोदी जी। मोदी हैं। तो नीतिगत कोई भी आलोचना होगी तो नरेंद्र मोदी की आलोचना होनी चाहिए, क्योंकि सरकार उन्हीं क्योंकि की है, सरकार उनकी है। लोग वोट उनको दे रहे हैं, ऐसा तो है, सरकार का चेहरा वो है। ऐसा तो है नहीं कि नरेंद्र मोदी कह रहे हो कि नहीं नहीं यार गडकरी साहब, इससे पेट्रोल गाड़ियां जो है खराब हो जाएंगी, तुम ये मत करो। मत करो, और गडकरी साहब ने कर दिया हो। उन्होंने कहा, ना ना भाई मैं तो अरे करूंगा। 18 से 22% वोट शेयर की बीजेपी आज 38% पे खड़ी हुई है। मैं तो हमेशा कहता हूँ 18% वोट अकेले मोदी का है। आधा मोदी का, आधा मोदी बीजेपी ही का। सरकार है, सरकार ही मोदी है, सिंपल है। हम्म। वहीं से शुरू होती है, वहीं से खत्म होती है। जहाँ मोदी जी खड़े होते हैं, लाइन वहीं से शुरू हो जाती है, सिंपल। मोदी इसमें कोई ज्यादा मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मोदी ही सरकार, सरकार ही मोदी। सरकार ही ऐसे में मंत्रियों के इस्तीफे का मायना क्या है फिर? मंत्रियों के इस्तीफे का मायना ये है कि वो जो एक माहौल देश में क्रिएट हुआ था उसको, और एक जो घृणा थी छात्रों के मन में कि आप पिछले 10-12 सालों में 152 पेपर लीक हो गए, और कितना खर्चा होता है इस नीट की पढ़ाई पे, जो नेता प्रतिपक्ष बता रहे थे राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। तो वो जो एक माहौल क्रिएट हुआ था, थोड़ा सा उसको इन्होंने ईज आउट किया है। अगर मान लो भविष्य में फिर से प्रहलाद जोशी की लीडरशिप में एक पेपर लीक और हो गया, फिर क्या होगा? है ना, चिंता का विषय है ना। तो बीमारी पेपर लीक है, और ये कह रहे हैं कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट में दिलाएंगे सजा दोषियों। तो ये दोनों चीजें ना मिसमैच कर रही हैं। हाँ, आपको इलाज करना है बीमारी का, ठीक बात है। उसको देखो। जो जो दोषी हैं वो तो पकड़े गए, अब उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेके जाओ, उनको जेल भेजो, जुर्माना लगाओ, लेकिन लीकेज सिस्टम में से तो है। राइट। एनटीए, एजुकेशन डिपार्टमेंट, ठीक है, नीट, जो भी लोग उसमें पूरे इन्वॉल्व हैं, युवाओं का नुकसान तो हो ही चुका है ना। अब फर्स्ट सिस्टम में लीकेज है। बीमारी का इलाज करो, ये समझ नहीं पा रहे हैं इसको अभी भी। और जो इन्होंने किया ना कि ठीक है मंत्री चेंज कर दिया, हो गया, ठीक है, लेकिन मंत्री चेंज करने से भी बीमारी का इलाज नहीं होगा। इनको बीमारी पकड़नी पड़ेगी कि ये लीकेज हो कहाँ से रही है। एमसील लगानी कहाँ है ये तो पता हो। जितने कोचिंग सेंटर हैं बड़े बड़े इस देश में, जितने भी, कोटा में देख लो आप जाके जी, किसके हैं? सब जैन साहब हैं, अग्रवाल जी हैं, गुप्ता जी हैं, फलाने जी हैं, टिकटा जी हैं, ये सब बीजेपी का वोट बैंक है। और इसको एक बार वर्कआउट करके देख लेना। 58 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है सर। सारे लोग इनके हैं, कुछ नहीं कर सकते ये। आज हर यूनिवर्सिटी में सारे वाइस चांसलर कौन है? आरएसएस के लोग बैठे हैं। तभी आपने जेएनयू से और डीयू से फरमान जारी करवा दिया कि कोई स्टूडेंट वहां नहीं जाएगा। ताज्जुब की बात थी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने विचारधारा के लिहाज से एजुकेशन सिस्टम को हाईजैक कर लिया है। मैं ये मानता हूं कि इस देश का एजुकेशन सिस्टम और हेल्थ सेक्टर, ये दोनों में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है, और ये दोनों ही बर्बाद हो चुके हैं। और ये सबसे बुनियादी चीज़ें, ये बुनियादी चीज़ें हैं। क्यों नहीं आप जैसे दिल्ली में एम्स है, ऐसे एम्स खड़े कर देते इस देश में? क्यों नहीं कर देते? क्यों यहाँ लोग नीचे पड़े रहते हैं महीनों तक एम्स में? एम्स के बाहर देखो जाके, ऐसे सोते हैं लोग रात को, अंदर जाके देखो। अब मेट्रो का जो वो अंडरपास जो बना हुआ है उसमें लोग पड़े रहते हैं। क्यों? 70 साल इस देश को आज़ाद हुए हो गए हैं, 12 साल से आपकी सरकार है जो सबसे अलग है, पिछली सरकारों से अलग है। कितने एम्स खड़े कर दिए आपने? वो दरभंगा वाला एम्स जिसका वो गेट बना है बस। हर इलेक्शन में उसके नाम की दुगदुगी बजती है। तो भाषण दो, सब कुछ ठीक है, कुछ जमीन पे एग्जीक्यूट भी कर दो। हर ये जो जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, पॉलिटिकल लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। अस्पताल देख लो आप जी, झूठी रिपोर्ट बनाते हैं, मरीजों को डराते हैं, उनको एडमिट करते हैं, लूटते हैं उनको। इस देश का जो बंटाधार हो रहा है ना, सिर्फ 2 सेक्टर में हो रहा है।
शिक्षा की बात आपके सामने आ गई है, हेल्थ की कभी आएगी नहीं। क्योंकि बहुत बड़े प्लेयर्स उसमें इन्वॉल्व हैं, जैसे भी आता है लॉबीज इतनी सारी हैं, सारे प्लेयर्स बड़े, मतलब इतने बड़े प्लेयर हैं ये कि सरकार इनको छेड़ नहीं सकती। बहुत बड़ी बड़ी लॉबीज हैं इसके अंदर। चलिए सर, एक प्रोटेस्ट जो चल रहा था, इसके साथ साथ ग्राउंड पे जब मैं था तो बार बार मैं मूवमेंट्स देख रहा था कांग्रेस की तरफ से कुछ चीज़ें की जाने की कोशिश की जा रही थी। पीएम आवास के सामने धरने पे बैठे, गांधी स्मृति पे गए एलओपी बाकी सांसदों के साथ, एनएसयूआई और आईवाईसी के लोग जो थे वो दिल्ली में डेरा डाले हुए थे, तो मजमा तो ख़त्म हो गया। अभी कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है, कुछ योजना चल रही है? कांग्रेस देखिए, जैसे मैंने कहा ना आपको, जिस दिन खड़गे जी का बर्थडे था तो उस दिन इन्होंने किसी को बताया नहीं, मतलब बहन भाई ने, राहुल गांधी प्रियंका गांधी ने, ये आरएमएल से मिलके आए। इस बार ना दोनों गांधी बहन भाई ने चीज़ों को बहुत सीक्रेट रखा हुआ था। वो कोई भी प्लानिंग किसी से शेयर नहीं कर रहे थे, चाहे वो धरने की बात हो, चाहे वो गांधी स्मृति की बात हो, बाद में पता लग रही थी, चाहे वो पैलेट करने वाले स्टूडेंट से मिलने वाली बात हो, या कल स्टूडेंट से मिले उनकी बात हो, हर चीज़ सीक्रेट थी। इस बार चीज़ें लीक नहीं हो रही थी। ये मैंने एक अलग बदलाव देखा है, मतलब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की स्ट्रैटेजी में। और खुद लड़ रहे थे, राहुल गांधी को घसीटा, उनकी कमर पे थोड़े से खरोच है, नाक से कुछ खून जैसा, नाक से खून आया था। प्रियंका गांधी के पैर पे चोट लगी हुई है, शायद अंगूठे में चोट है उनके, ठीक है। तो ये मतलब जिस तरीके से इस बार इन्होंने सड़क पर संघर्ष किया है और कंसिस्टेंटली किया है, मुझे लगता है कि ये एक बदलाव है इनके अंदर और एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है। और मुझे लगता है कि अगर ये इसको कंटिन्यू रखेंगे तो इसका फायदा इनको जल्दी मिलेगा। सिक्रेटिव क्यों रहे हैं? सिक्रेटिव इसलिए रहे कि अगर पीएमओ वाला धरना की खबर पहले लीक हो जाती, वो धरना नहीं हो पाता। और उस धरने ने जो प्रेशर पुट किया सरकार के ऊपर, वो बड़ा गहरा था। उस प्रेशर के बाद चीजें जो है वो बदल गई। यानी सरकार चर्चा के लिए मान गई, राइट। उन्होंने कहा कि नहीं, चर्चा के लिए तो हम आपको आज सुबह ही बोल रहे थे, आप हमारी बात नहीं माने। राहुल गांधी ने बोला, क्या हुआ जब ये खड़गे साहब के घर पे पहुंचे तो कहा कि खड़गे साहब ने बोला कि नहीं, बच्चों को लाठियां पड़ी है, मैं जन्मदिन नहीं मनाऊंगा। तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ऐसे मुड़े, कहा कि ओके, वी आर मार्चिंग टुवर्ड्स पीएम हाउस। किसी को समझ ही नहीं आया ये क्या हो गया, तो खबर लीक ही नहीं हुई, मीडिया में किसी को नहीं पता थी। और वो बुजुर्ग आदमी मल्लिकार्जुन खड़गे, वो भी साथ चल दिए? नहीं, वो गाड़ी से आए शायद, वो बाद में आए, पहले ही चले गए। वो इतना चल नहीं सकते, उनके घुटनों में, हाँ, वो परेशान, 84 साल के हैं, घुटनों में उनकी तकलीफ है। तो ये लोग पैदल गए, सांसद थे करीब 50-60 के आसपास, और राहुल गांधी प्रियंका गांधी लीड कर रहे थे, और जाके वहाँ बैठ गए। तो इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर हुआ और हाहाकार मच गई, ये क्या हो गया। तो वो सीक्रेट रखा, वहां से प्रेशर बढ़ना शुरू हुआ सरकार के ऊपर, राइट, ठीक है। और उसके बाद जिस तरीके से उनको उठाया वहां से पुलिस ने, पहले बातचीत की, लोग नहीं माने, फिर पुलिस ने उठाया, फिर राहुल गांधी को जिस तरीके से उठाया गया, ड्रैग किया गया, उन्होंने अपने पैर सीधे नहीं किए, पैर मोड़ के रखे और हाथ ऐसे कर लिए, तो उठाने में दिक्कत आई पुलिस को। फिर वो कमर घसीट दी, फिर उनका जूता निकल गया जी, फिर वो नंगे पैरी थे वहाँ छत्रसाल में, उसी में एक पैर में जूता था, एक पैर में नहीं था, उसमें वो रील बना रहे थे अपनी, ठीक है। और उनकी टीम ने फिर वो उनकी घसीटी हुई टी शर्ट और पैंट फोटो रिलीज किया। स्ट्रैटेजी होगी उनकी डेफिनेटली। तो काफी कुछ बदलाव था इस बार कांग्रेस की स्ट्रैटेजी में। और अब जो अमित शाह के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, आज चिट्ठी लिखी राहुल गांधी ने जी कि किसकी अकाउंटेबिलिटी है, किसके कहने पे पैलेट गन चलाई गई है, ठीक है। तो अब उनके निशाने पे इस देश के गृह मंत्री अमित शाह है कि आपके निगरानी में, क्योंकि आप गृह मंत्री हो, इन छात्रों के ऊपर जो वायलेंस हुआ है उसके सीधे सीधे रिस्पॉन्सिबल आप हो। ये इनकी पार्लियामेंट की स्ट्रेटेजी है जो आपको कल सदन के अंदर दिखाई देगी। अच्छा, और जो ये डिलिमिटेशन वाली पूरी बात हम लोगों ने की भी थी, आपने कहा था कि राजनीति बदल जाएगी, उसका क्या चल रहा है अभी, क्या स्टेटस है? देखिए, विपक्ष को इस बात का अंदेशा है कि इस सेशन में सरकार परिसीमन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाने वाली है। इसीलिए उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब अमित शाह को निशाने पे ले लिया है, ठीक है।
कितना डिले इसको विपक्ष कर सकता है, मतलब ये सरकार पे प्रेशर डाल के। ये जो स्ट्रैटेजी है ना, डिले करने की अप्रोच है ये जो स्ट्रैटेजी अमित शाह से सवाल पूछने की और उनको अकाउंटेबल ठहराने की, इसका सीधा संबंध परिसीमन विधेयक से है। जुड़े हुए हैं आपस में। अब देरी करते रहें, अब टलवाते कितना रहें। कर सकते हैं? सरकार तो सरकार होती है, सरकार से कौन लड़ सकता है? ठीक बात है। अच्छा, आपने एक बात तो बोली सर कि मंत्री तो क्या ही है, यहाँ पे जो हैं प्रधानमंत्री हैं। हाँ। लेकिन देखिए सोशल मीडिया और आपने कहा ना इंस्टाग्राम पे हुआ है ये सब कुछ, तो इंस्टाग्राम पे एक चीज़ बहुत चल रही है और उस चलने के कारण में हमने भी रील बना दी कि भाई इंस्टाग्राम पे ऐसा चल रहा है, ग्राउंड पे भी चल रहा था। वो ये कि धर्मेंद्र प्रधान का तो इस्तीफा हुआ, टेंशन में गडकरी साहब होंगे, टेंशन में निर्मला सीतारमण होंगी। नहीं, टेंशन में गडकरी साहब इसलिए होंगे, एक रील कल मैंने ही बनाई। अच्छा, मैं भी सीख रहा हूँ। सारे रीलबाज हो रहे हैं। मैं भी सीख रहा हूँ। और कल तो मैंने ना, मतलब मुझे फ्रंट कैंप से बात मुझसे होती नहीं ज्यादा, मैं कोशिश कर रहा हूँ आजकल। लेकिन रात को मैंने ही बनाई कि भाई जेनजी सरकार को घुटने पे ले आए। क्या जेनजी की जो माता पिता हैं, जो इस देश का मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, जो एक्नॉलेज के मुद्दे से परेशान है, क्या वो सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकता है? पेरेंट्स तो उन्हीं के हैं ना, जिन बच्चों ने सरकार को घुटने पे ला दिया जी। वो नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता वो? कि उसको जॉब पे जाना है, 2 वक्त की रोटी कमानी है, उसको कार की किस्त भरनी है लोन की, उसको होम लोन की किस्त देनी है, ठीक है, अपने बच्चे पालने हैं, और बेचारा वो सरकार से कैसे लड़ेगा? ठीक है, नहीं कर सकता वो। तो महफूज है नितिन गडकरी, मतलब हाँ, जब तक मोदी जी की कृपा तब तक महफूज है। चलिए ठीक है। कौन कौन महफूज है और कौन कौन जो है बड़ा सुरक्षित हो गया है, वल्नरेबल हो गया है, वो आप थोड़ा सा बताइएगा। और बड़ा क्रिएटिवली आप लोग बताते हैं। ग्राउंड पे भी आप में से बहुत सारे साथी मिले, बहुत सारे दोस्त मिले, बहुत सारे मैसेजेस आए कि भाई इस बार शनिवार को शो क्यों नहीं आया। उसके लिए फिर से एक बार माफ़ी मांगते हुए ये शो हम ये चर्चा आपके लिए लाए। और मुझे लगता है कि जो जो चीज़ें ग्राउंड से हम लोगों ने ऑब्ज़र्व किया, उस पर एक एनालिसिस, एक डिस्कशन बहुत ज़रूरी था, जो डिस्कशन हमने करने की कोशिश की। करने की कोशिश तो क्या है, डिस्कशन तो कर ही ली। अब यही सोच के की थी कि देखी जाएगी जनता कैसे लेती है इसको। तो आप कैसे ले रहे हैं आपको बताना है, कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आदेश जी थैंक यू इस डिस्कशन के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इसे देखने के लिए। धन्यवाद।